नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में। गाइज, मैं आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये नोटेड जानकारी आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा सकते हैं और इसकी हेल्प दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कर सकते हैं। बिकॉज कई बार आप क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। और ऑप्शन एलिमिनेशन आपसे तभी हो पाता है जब उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मालूम रहती है, राइट। तो आई होप आप नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे चीजों को और उसे एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जरूर जाइएगा, राइट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which state's high court has recently been declared as the country's first paperless court? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय को देश का पहला कागज रहित न्यायालय घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला या उत्तराखंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है केरला जी। तो केरल उच्च न्यायालय को देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय घोषित किया गया है। यानी कि इस न्यायालय में इस हाईकोर्ट में जो भी काम होंगे, मतलब A to Z जो काम एक तरीके से देखे जाएंगे, वो सारे के सारे अब यहाँ पे कागज रहित होंगे, राइट। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि इस उच्च न्यायालय में अब से जो मुकदमे दायर किए जाएंगे, यानी कि जो रिट दायर की जाएंगी, वो अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाएंगी, राइट। और मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को केरल उच्च न्यायालय की ई फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा चुका है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि अगर जुडिशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना है तो उसके लिए पेपरलेस जो कोर्ट है या एक तरीके से टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट है या ई कोर्ट जो है, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम कर सकता है, राइट। तो जरूर यहाँ पे केरल हाई कोर्ट की ये जो पहल है, वो दूसरे हाई कोर्ट को भी एक तरीके से मतलब कि एक तरीके की लर्निंग देगी कि किस तरीके से दूसरे हाई कोर्ट को भी पेपरलेस किया जा सकता है, राइट। इसको आप याद कर लें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने वाला है। now देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which 100-day education campaign has been recently launched by the Union Minister for Education and Skill Development धर्मेंद्र प्रधान? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में कौन सा 100 दिवसीय शिक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पढ़े भारत, पढ़े हिंदुस्तान, शिक्षित भारत या शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है पढ़े भारत जी। तो यहाँ पे 100 दिवसीय शिक्षा अभियान की बात की जा रही है, जिसका नाम है पढ़े भारत, राइट। और ये जो यहाँ पे लॉन्चिंग इसकी हुई है, वो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 दिवसीय शिक्षा अभियान की बात की जा रही है, शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके गोल्स क्या हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस अभियान का जो गोल है, बेसिकली वो एक तरीके से बच्चों में या स्टूडेंट्स में उनके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है और उनकी वोकैबुलरी को इन्हांस करना है। साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा उनकी अपनी खुद की जो अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो, उसको भी सुधारना है, उसमें भी एक तरीके से निखार लाना है। इस कैंपेन का ये मुख्य उद्देश्य है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, पढ़े भारत एक तरीके से भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं उन पर भी फोकस करेगा, यानी कि जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है या क्षेत्रीय जो भाषा है, उसको भी एक तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा और उसमें लर्निंग देने की कोशिश करेगा या इन भाषाओं को एक तरीके से बचाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो एक तरीके से लुप्त हो रही हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट पहले यहाँ पे आपको पढ़े भारत एक तरीके से डिटेल में पढ़ जाना चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए, बिकॉज किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which district of Uttar Pradesh Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of Major ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी या मेरठ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है मेरठ जी। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे जो फाउंडेशन रखी गई, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राइट।
तो देखिए नाम भी याद रखिए और फील्ड भी याद रखिए। किसकी बात की जा रही है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरीके से जो फैसिलिटीज मिलने वाली हैं वो एक तरीके से सारे स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। मोटे तौर पे अगर यहाँ पे हम फील्ड्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है वो एक तरीके से सिंथेटिक हॉकी फील्ड के लिए भी रहने वाला है, इवन फुटबॉल के लिए भी रहने वाला है, बास्केटबॉल के लिए रहने वाला है, वॉलीबॉल के लिए भी रहने वाला है, हैंडबॉल के लिए भी रहने वाला है, कबड्डी के लिए भी रहने वाला, मतलब कि इन सारे स्पोर्ट्स की सिंथेटिक फील्ड्स बनाई जाएंगी, राइट। और एक तरीके से यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स काउंट किए जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक में कंसिडर किए जाएं, चाहे पैरालंपिक में कंसिडर किया जाए, उन सारे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार किया जाना है। और अगर हम यहाँ पे एथलीट्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि एक साथ इस यूनिवर्सिटी में जो क्षमता बताई जा रही है वह 1080 एथलीट्स को तैयार किया जा सकता है, मतलब एक सेशन में 1080 एथलीट्स को तैयार किया जाना है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ये यूनिवर्सिटी खासतौर पे यूपी के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करेगी, राइट। पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following country the first case of फ्लोरोना has been found? निम्नलिखित में से किस देश में फ्लोरोना का पहला मामला पाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, चाइना, जापान या इजराइल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है इजराइल, जी। तो इजराइल कंट्री में फ्लोरोना का पहला मामला पाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि फ्लोरोना एक तरीके का डबल इन्फेक्शन है, मतलब कि इसमें इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के वायरस का एक तरीके से अफेक्ट आता है। मतलब कि जो भी पेशेंट यहाँ पे फ्लोरोना से इन्फेक्टेड होता है, एक तरीके से वो उसके लिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो जाती है। मतलब कि पेशेंट जब भी फ्लोरोना से सफ़र करेगा तो होता क्या है कि इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 दोनों वायरस एक तरीके से उस बॉडी को या उस पेशेंट की इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। तो काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है फ्लोरोना पेशेंट के अंदर, राइट। तो फ्लोरोना एक तरीके का, इसको नया वेरिएंट मान सकते हैं। हालांकि ये एक स्पेशल टाइप का कोई वायरस नहीं है, ये एक तरीके से कंबाइनिंग अफेक्ट है, जो कि इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का अफेक्ट है, राइट। तो इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है, राइट। पढ़ते रहिए, पता नहीं ये मनहूस कोरोना कब जाएगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where are the world's longest metro line been started? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया या ब्रिटेन। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है चाइना, जी। यानी कि चीन में ये मेट्रो लाइन शुरू की गई और चीन के संघाई प्रांत में ये शुरू की गई है। मैं आपको बताऊं कि वहां पे 2 लाइन शुरू की गई हैं, एक है लाइन 14 और एक है लाइन 18 का फेज 1। और ये दोनों के दोनों जो मेट्रो लाइन है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑटोमेटेड है, राइट। ये आप अच्छे तरीके से याद रख लें, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों मेट्रो लाइन जो है वो ऑटोमेटेड हैं और एक तरीके से इन दोनों मेट्रो लाइन के बनने से अब चीन के संघाई प्रांत में जो टोटल मेट्रो लाइंस हैं वो 20 मेट्रो लाइंस हो गई हैं। जी हाँ, संघाई में 20 मेट्रो लाइंस बन चुकी हैं और इन मेट्रो लाइंस में टोटल 508 स्टेशन आते हैं, राइट। और अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, मतलब कि इन 20 जो मेट्रो लाइंस की बात कर रहे हैं हम या 500 स्टेशंस की बात कर रहे हैं, तो इन सबको जोड़ने वाली जो नेटवर्क बन रही है, जो लेंथ बन रही है, वो टोटल 831 किलोमीटर बन रही है, राइट। जो कि अपने आप में वर्ल्ड का एक तरीके से वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ये नेटवर्क है, राइट। तो टोटल जो आप लेंथ देख सकते हैं वो कितना है संघाई में, 831 किलोमीटर्स, राइट। तो आप ये जो लेंथ है इसको भी अच्छे से याद कर लें, इसका टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि 831 किलोमीटर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, राइट। और संघाई में ये जो 2 नई मेट्रो लाइन शुरू की गई हैं वो पूरी की पूरी ऑटोमेटेड मेट्रो लाइन्स हैं। और इसके साथ ही सिर्फ ये 2 ही नहीं, इसके साथ ही संघाई में जो टोटल ऑटोमेटेड मेट्रो लाइन्स हैं वो अब होकर 5 हो गई हैं, राइट। मतलब कि चीन के संघाई प्रांत में 5 ऑटोमेटेड मेट्रो लाइन्स चल रही हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country has been entrusted with the presidency of European Union for 6 months? निम्नलिखित में से किस देश को 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया या फ्रांस। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है फ्रांस, जी।
तो ये कंट्री है जिसको यहाँ पे 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता सौंपी गई है। फ्रांस को आप अच्छे से याद कर लें। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, इनको भी ये जिम्मेदारी दी जा चुकी है और ये रोटेशनल बेसिस पे दी जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को जुलाई दिसंबर 2020 में रखा गया था। कब रखा गया था? जुलाई दिसंबर 2020 में रखा गया था। और अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल को जनवरी से लेकर जून 2021 तक रखा गया था। राइट, कब से रखा गया था? जैन से जून 2021 रखा गया था। और स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया जुलाई से दिसंबर तक इनको रखा गया है। मतलब कि इस कंट्री को जुलाई से दिसंबर तक रखा गया है। किसका दिसंबर? 2021 का। राइट, और अब ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो फ्रांस को दी गई है। राइट, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है, उसमें किस तरीके के चेंजेज आए हैं और इन चेंजेस के बाद किस तरीके की कमिटमेंट आई है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले 1-1.5 साल में अगर कुछ आपने इस पर ध्यान दिया हो ढंग से तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है। जी हाँ, आप उस पर डिटेल में जाइए, क्यों छोड़ा था, उस कंट्री का नाम क्या है और छोड़ने के बाद उस कंट्री की एक तरीके से अपनी खुद की प्लानिंग्स क्या हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर अब जो बची हुई कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी के में पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the real GDP of India for the financial year 2022-2023 as per rating agency ICRA? रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 7.9%, 8.5%, 9.0% या 9.5%। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी नेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं या इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो भी प्रेडिक्शन की जाती है ग्रोथ को लेकर या जीडीपी को लेकर या जीएनपी को लेकर या क्वार्टरली जो भी एक तरीके से रिपोर्ट निकाली जाती है, प्रेडिक्शन की जाती है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनको अच्छे से याद कर लिया करें, बिकॉज अगर उसके अनाउंसमेंट के बाद अगर आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है तो जरूर उसमें चांसेज हैं कि वो एक तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जान लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 9.0%। जी, ये जो प्रेडिक्शन की गई है वो यहाँ पे ICRA के द्वारा की गई है। राइट, अपने आप इंपॉर्टेंट है। इस एजेंसी को आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं कि ICRA जो एजेंसी है वो किस तरीके से काम करती है और इस एजेंसी के द्वारा खासतौर पे इंडिया के टर्म में जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं वो कितना सही रही हैं या कितना ऑथेंटिकेटेड रही हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following British educationist of Indian origin has been awarded Knight Commander of the Order of the British Empire KBE? निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किस ब्रिटिश शिक्षाविद को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है अजय कुमार कक्कड़, आशा खेमका, यदविंदर मल्ही या जसपाल सिंह बड़याल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है अजय कुमार कक्कड़। जी, नाम अच्छे से याद कर लें और जिस ऑनर की बात की जा रही है वो भी अच्छे से याद कर लें। बात की जा रही है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE। तो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और इसका नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। राइट, इसको भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के बाद इस ऑनर को दिया जाता है। राइट, तो इस अवार्ड को इस बार याद कर लें इस नाम के साथ, अजय कुमार कक्कड़ के साथ। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें आशा खेमका की तो मैं आपको बताऊं कि आशा खेमका एक फॉर्मर ब्रिटिश एजुकेटर रही हैं। और अगर हम बात करें यदविंदर मल्ही की तो मैं आपको बताऊं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रह चुके हैं। राइट, और अगर हम बात करें जसपाल सिंह बड़याल की तो ये भी प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री रहे हैं दरहाम यूनिवर्सिटी में। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के टर्म में भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following mission has been launched by Electronics and IT Minister अश्विनी वैष्णव recently? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है सेमीकंडक्टर मिशन, मिशन शक्ति, राष्ट्रीय सौर मिशन या मिशन डिजिटल इंडिया। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है
सेमीकंडक्टर मिशन। जी, तो इस मिशन का नाम आप अच्छे से याद कर लें, और इस मिशन की शुरुआत की गई है आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। जी, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जो मिशन है वो बात कर रहा है सेमीकंडक्टर की, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज का जो पूरा का पूरा आईटी युग है, या एक तरीके से जो डिफरेंट आईटी रिवोल्यूशंस आ रहे हैं, या जितने भी हम नए इनोवेशंस ला रहे हैं आईटी फील्ड में, उनमें सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं या जो सेमीकंडक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो सेमीकंडक्टर के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखते ही एक तरीके से यहाँ पे भारत सरकार द्वारा इस मिशन की स्थापना की गई है। मतलब ये है, मैं आपको मोटे तौर पे समझाऊं कि इस मिशन के द्वारा, यानी कि सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर की स्थापना करना है, ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड जो प्रोडक्शन है या जो डिजाइन है उसका एक वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। यानी कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रोडक्शन और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाया जाना है इस मिशन के द्वारा, सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के साथ देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, Who has become the first place to celebrate New Year 2022? नया साल 2022 मनाने वाला पहला स्थान कौन बन गया है? और यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आइलैंड्स ऑफ हॉलैंड, बेकर आइलैंड्स, द पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा, या द डाल्मेटियन आइलैंड्स। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है द पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा, जी, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है तो उसके उपलक्ष्य में मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है आपको बहुत ही एक तरीके से डिटेल में, चूंकि ये जो एक तरीके का ये घटना है, मतलब कि ये जो प्लेस है ये 2022 को मनाने वाला एक तरीके से पहला प्लेस बना है। तो इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन है, या एक तरीके का यहाँ पे जो हम बात करते हैं, जीएमटी की बात करते हैं, उसके बेसिस पे इस टाइम को कंसीडर किया जाता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा पहला प्लेस बन गया है 2022 को मनाने वाला। और अगर हम यहाँ पे टाइमिंग को देखें तो मैं आपको बता दूं कि 31 के सुबह के 10 बजे, राइट, सुबह के 10 बजे जीएमटी टाइम देख लीजिए। जीएमटी टाइम जो इसमें रखा गया है वो है क्या है, 10 AM, राइट। और अगर हम इसको इंडियन टाइम के हिसाब से देखें, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखें, जिसको हम IST बोलते हैं, तो ये जो न्यू ईयर मनाने का टाइम है वो है 3:30 PM, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जल्दी 2022 का आगाज किया गया था, राइट। इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जीएमटी से रिलेटेड है, आपको जीएमटी ढंग से पढ़ लेनी चाहिए। जीएमटी क्या है, उसके पीछे हम किस लाइन को स्टैंडर्ड मानते हैं, या ये जो भी मेजरमेंट की जाती है वो कौन सा प्लेस है जहां से इसका फाइनल मेजरमेंट किया जाता है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और खासतौर पे अगर हम IST की बात करें, इंडिया के टर्म में बात करें, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, या उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार बनता रहा है और आगे भी जरूर बनता रहेगा, राइट। तो एक तरीके से न्यू पार्ट हो सकता है, आप इसको रिसर्च करें और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि इसमें आप दूसरा पार्ट रिसर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे लास्ट में जो न्यू ईयर मनाया गया है वो किस प्लेस में मनाया गया है, किस कंट्री में मनाया गया है। एक पार्ट और आप जोड़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि सबसे, मतलब दुनिया की सबसे पहली जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं। ये एक तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिसर्च पार्ट बन सकता है। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सेप्ट है या जो जीएमटी है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो जरूर इसको आप ढंग से पढ़ें, आपके लिए हर एस्पेक्ट में, चाहे करंट अफेयर्स के टर्म में हो चाहे स्ट्रेटेजी के टर्म में हो, क्वेश्चन जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है, इंपॉर्टेंट हेल्प मिल सकती है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट भी कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करके जा पाएं और इसकी हेल्प ले पाएं, राइट। तो जाइए वहां पे और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।